गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज के क्लास में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और आज का हमारा पहला जो टॉपिक है वो है इम्पल्सिव फोर्स। ठीक है, इम्पल्सिव फोर्स। तो देखिए आप, इम्पल्सिव फोर्स क्या होता है। बेसिकली इम्पल्सिव फोर्स का मतलब होता है ए फोर्स विच एक्ट्स फॉर वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब कोई भी बहुत बड़ा फोर्स अगर बहुत ही कम टाइम के लिए कहीं पे एक्ट कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे इम्पल्सिव फोर्स। ठीक है, इम्पल्सिव फोर्स जो होता है बेसिकली इसको हम लोग मैथमेटिकली डिनोट करते हैं फोर्स इनटू टाइम। ठीक है, ये हमारा इम्पल्सिव फोर्स आई एफ मतलब क्या हो गया, इम्पल्सिव फोर्स। ये क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम। ठीक है, अभी देखो इसमें ये जो फोर्स होगा ये बहुत ही बड़ा होगा, वेरी लार्ज होगा ये, है ना। और टाइम जो होगा वो क्या होगा, ये वेरी स्मॉल। ओके, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इम्पल्सिव फोर्स, या इसको हम इम्पल्स भी बोलते हैं। ठीक है, इसका अगर आप डायमेंशन निकालना चाहो तो निकाल सकते हैं हम। ठीक है, इम्पल्सिव फोर्स का अगर हम डायमेंशन निकालना चाहें तो डायमेंशन क्या होगा, फोर्स का होगा mL/t-2। ठीक है, और टाइम के लिए हम क्या लिखेंगे, टाइम के लिए t लिखेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा mL/t-1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसका डायमेंशन। ओके, चलिए उसको नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं। आज का हमारा जो आज का नेक्स्ट टॉपिक है वो है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो देखिए न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, ये हमको बोलता है कि एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, क्या होता है ये, एवरी एक्शन देयर विल बी इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक वॉल है और इस पे हम लोगों ने एक बॉल को हिट किया। ठीक है, मान लेते हैं ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट है बी। तो ये फोर्स का नाम हम रखेंगे FAB। ठीक है, FAB इज द फोर्स विच एक्ट्स ऑन द बॉल ड्यू टू विच दिस बॉल विल हिट द वॉल। सो इसके अपोजिट भी एक फोर्स क्रिएट, जब ये इसको स्ट्राइक करेगा तो यहाँ से एक फोर्स निकलेगा जिसको हम बोलेंगे F(BA), लेकिन माइनस रहेगा। क्यों माइनस रहेगा, क्योंकि यह इस फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर FAB इक्वल टू माइनस ऑफ FB। फोर्स का वैल्यू बराबर होगा लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, उल्टा होगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, F(AB) प्लस F(BA) इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो गया हमारा न्यूटन्स थर्ड लॉ और इसका एक्सप्रेशन। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम आज का देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आज का है वो है मोमेंटम। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये हमारा टॉपिक है आज का। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आज का है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में ये क्या इसका मतलब हुआ, ये बोलता है कि अगर कहीं पे हमारा फोर्स जो है एब्सेंट है ना, जैसे कि आपको मोमेंटम का मतलब पता होगा, मोमेंटम का मतलब होता है क्या है, सिंबल होता है P और होता है मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब होता है ये कि अगर कहीं पे फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है तो मोमेंटम उसका कांस्टेंट होगा। ठीक है, कैसे, क्योंकि जब भी आप फोर्स नहीं लगाओगे किसी भी ऑब्जेक्ट पे तब तक उस पर कोई वेलोसिटी उसको नहीं मिलेगा। वेलोसिटी अटेन करने के लिए एक फोर्स लगाना जरूरी है ना। तो इसका एक्सप्रेशन पहले देखते हैं, इफ द एक्सटर्नल फोर्स is absent
on any object the momentum remains कांस्टेंट। ठीक है, मतलब किसी बॉडी पे अगर हम फोर्स नहीं लगाएंगे तो उसका मोमेंटम कांस्टेंट होगा। ऑब्वियसली कांस्टेंट होगा कि जब तक आप फोर्स नहीं लगाओगे वेलोसिटी नहीं मिलेगा, और वेलोसिटी अगर कुछ मिलेगा ही नहीं तो ये हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, है ना। लेकिन इसको हमको मैथमेटिकली प्रूव करना होगा, तो इसको हम कैसे मैथमेटिकली प्रूव करेंगे देखते हैं इसको। चलिए, तो इसको मैथमेटिकली प्रूव करने के लिए हम लिखेंगे फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये न्यूटन सेकंड लॉ है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, फोर्स इक्वल टू मास, और एक्सेलरेशन के लिए हम लिख सकते हैं डी वी बाई डी टी, है ना। फिर इसको हम लिख सकते हैं फोर्स इक्वल टू डी बाई डी टी, और ये हो जाएगा मास इनटू वेलोसिटी, है ना। तो इसको लिख सकते हैं फोर्स, और मास इनटू वेलोसिटी को तो हम पी लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया था अभी ये वाला। तो डी पी बाई डी टी इक्वल टू फोर्स हो गया। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, डी पी बाई डी टी इक्वल टू एफ। अभी क्या करेंगे हम देखो, यहाँ बोल रहा है हमारा स्टेटमेंट में कि इफ एक्सटर्नल फोर्स इज एब्सेंट, तो एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंट होगा तो फोर्स का वैल्यू हम कितना रखेंगे, फोर्स का वैल्यू हम जीरो रखेंगे, है ना। फोर्स का वैल्यू अगर हम जीरो रखते हैं तो ये इक्वेशन में हम लिख सकते हैं डी पी बाई डी टी इक्वल टू जीरो, क्योंकि फोर्स का वैल्यू जीरो है। तो देखो, किसी भी चीज़ का अगर डिफ्रेंसिएशन जीरो होता है, मतलब पी को आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, उसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो डी बाई डी टी ऑफ पी इज जीरो। किसी चीज़ का डिफ्रेंसिएशन अगर जीरो है तो वो चीज़ क्या होता है, कांस्टेंट होता है अकॉर्डिंग टू फार्मूला। सो पी हमारा क्या हो जाएगा, पी हमारा हो जाएगा कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ऑल अबाउट मोमेंटम, है ना। चलिए, अभी देखते हैं हम एक ये जो हमारा डिफरेंट टाइप ऑफ जो फोर्सेस है ना, जो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे मोमेंटम का केस में, है ना। वो फोर्स कोई भी हो सकता है, वो पुश भी हो सकता है, पुल भी हो सकता है, लेकिन अगर फोर्स अप्लाई हम करेंगे ही नहीं तो ऑब्वियस सा बात है हमारा मोमेंटम हमेशा कितना होगा, मोमेंटम हमारा कांस्टेंट होगा। ठीक है, मोमेंटम अगर कांस्टेंट है इसका मतलब ये है कि हमारा बॉडी का जो भी मूवमेंट है वो मूवमेंट वो रिस्ट्रिक्ट करेगा, और कहीं भी अगर मूवमेंट हमारा रिस्ट्रिक्ट हो रहा है तो मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट करने का मतलब क्या हुआ, बॉडी हमारा मोशन में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ये है लामिस थ्योरम। ठीक है, तो लामिस थ्योरम को क्या बोल रहा है, लामिस थ्योरम बोलता है हमको ये कि मान लीजिए हमारे पास बहुत सारा फोर्सेज है जो कि एक सिंगल पॉइंट पे एक्ट कर रहा है। ठीक है, मान लीजिए कि ये हमारा एक फोर्स है, ये मान लीजिए एक फोर्स है हमारा से F1। ठीक है, इधर एक फोर्स है F3, और ये मान लीजिए एक फोर्स है F2। ये एंगल बना रहा है अल्फा, ये एंगल बना रहा है सपोज बीटा, और ये सपोज एंगल बना रहा है गामा, ये गामा है। ठीक है, तो इसका हमको प्रूफ नहीं चाहिए, हमको ये जानना है कि ये फोर्स और ये जो एंगल बना रहा है इसके बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू लामिस थ्योरम हमारा फॉर्मूला होगा F1 बाई साइन अल्फा, है ना, इक्वल टू F2 बाई साइन बीटा इक्वल टू F3 बाई साइन गामा। ठीक है, तो ये जो हमारा लामिस थ्योरम है इसका इंपॉर्टेंट काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि अगर कोई भी फोर्स किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे एक्ट कर रहा है ना, तो उस एंगल और उस फोर्स के बीच में क्या रिलेशन होगा वो हमको लामिस थ्योरम से पता चलेगा, क्योंकि एंगल आप जितना कम बेसी करोगे फोर्स का इम्पैक्ट वैसे ही वेरी करता है। ठीक है, तो इसका इफेक्ट को जानने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, लामिस थ्योरम का यूज़ करते हैं। वैसे ये मैथ्स में आपको डिटेल्स में मिलेगा। ठीक है, ये फिजिक्स का टॉपिक प्योरली नहीं है, ये मैथ्स का टॉपिक है। फिलहाल हमको इस स्टैंडर्ड पे ये फार्मूला को याद रखना है लामिस थ्योरम का, कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड द एंगल एट विच द फोर्स एक्ट्स। ठीक है, ये आपको जैसे दिख रहा होगा F1 के जस्ट अपोजिट अल्फा है, F3 के इधर गामा है, F2 के जस्ट नीचे में क्या है, बीटा है ना। तो ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है लामिस थ्योरम। ठीक है, इसको अगर हमको साइन पता हो तो हम इससे कॉसिक भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको पता है साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसिक होता है ना। और ये दोनों के बीच में हम इंटर रिलेशन भी डेवलप कर सकते हैं, इसके बीच में भी डेवलप कर सकते हैं ना। तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है,
तो ये हमारा आज का हो गया, ये 4 टॉपिक आप प्रैक्टिस अच्छा से करोगे तो हम नेक्स्ट क्लास में इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है।